हेलो एवरीवन, दिस साइड आनंद, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग यहाँ पे टॉपिक देखकर समझ ही गए होंगे कि हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट द सॉलिड स्टेट यानी कि सॉलिड के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। तो उस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि हम लोगों ने 9th क्लास में सॉलिड के बारे में क्या पढ़ा था। तो हम लोगों ने 9th में जब पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जब हमने किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि मैटर 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसमें से हम लोगों ने उसे डिटेल में स्टडी नहीं किया था। लेकिन अब हमें क्या करना है कि अब हमें डिटेल स्टडी करनी है। तो अब हमें यहाँ पे सॉलिड टॉपिक को उठाना है और उसके बारे में पूरी तरीके से जो जो हमें इस चैप्टर में दिया गया उन सभी चीज़ों को पढ़ना है। तो आज हम लोग वैसे जनरली 2 ही चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार सॉलिड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, देन हम लोग उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है एमॉर्फस और क्रिस्टलीन सॉलिड के बीच में डिफरेंस, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे जैसा कि डायग्राम में देख सकते हो, हम लोगों ने पहले भी ये चीज़ पढ़ी है कि अगर हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं या इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं तो कैसे हम लोग लिखेंगे कि सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो पहली चीज़ कि सॉलिड जो होते हैं उनका डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट मास होता है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी कि जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तभी तो ये सारे पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को खींच के पास पास में रखते हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है इनके बीच में कम हो जाएगा तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे और वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इनके बीच में बहुत ही शॉर्ट होता है। आप लोग डायग्राम से देख सकते हो कि इनके बीच में डिस्टेंस लगभग ना के बराबर है। हम लोग ये भी कह देते हैं कि इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो नेग्लिजिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे कि सॉलिड जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल होते हैं एंड इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या है कि इसको हम लोग और ज़्यादा नहीं दबा सकते। जैसा कि आप लोग अगर देखेंगे, लोहे को ले लीजिए, आयरन का एग्जांपल ले लो, सॉलिड होता है। या फिर कि आप लोग लकड़ी का एग्जांपल ले लीजिए, उसको हम लोग और ज़्यादा नहीं दबा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, बहुत ही रिजिड होते हैं और इनकम्प्रेसिबल भी होते हैं। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स के बारे में कि सॉलिड के टाइप्स कौन से होते हैं। एक है हमारा क्रिस्टलीन और दूसरा है हमारा एमॉर्फस। ये 2 टाइप के हमारे पास सॉलिड होते हैं और ये दोनों सॉलिड को हम लोगों को अच्छी तरीके से इनके बीच में डिफरेंस जानने हैं, जो कि हमारा चैप्टर का एम था। इसी के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो जो है वो बेस्ड है। तो चलिए इनके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज़ लिख लेता हूँ साइड में। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसको के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या है, पहली प्रॉपर्टी शेप के बारे में है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी हमारी है शेप से रिलेटेड। तो शेप के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो क्रिस्टलीन जो होते हैं, क्रिस्टलीन की जो शेप होती है वो बहुत ही रेगुलर शेप होती है। इनकी कैसी शेप होती है, रेगुलर। और इनकी कैसी शेप होती है, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर और इरेगुलर शेप से हम लोग समझते क्या है कि रेगुलर शेप क्या होती है, इरेगुलर शेप क्या होती है, वो देख लो बच्चों। ठीक है, चलिए रेगुलर शेप का मतलब है अगर मैं एटम्स की अरेंजमेंट करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अरेंजमेंट जो है एक पर्टिकुलर मैनर में है, हेक्सागोनल टाइप में है। देन अगेन अरेंजमेंट जो होगी वो इसी तरीके से अरेंजमेंट होगी। लेकिन इरेगुलर में क्या आता है, एक पार्टिकल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा, छठा, है ना, मतलब कहीं पे भी कोई सा भी पड़ा हुआ है, इसके अंदर कोई भी रेगुलरिटी नहीं है। तो यही डिफरेंस हो गया पहला शेप के मामले में, यानी कि एक पर्टिकुलर शेप में पाए जाते हैं और ये कैसे होते हैं, इनकी कोई भी डिफाइंड शेप नहीं होती। ठीक, तो पहला पॉइंट हमारा डिस्कस हो गया शेप के बेसिस पे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है,
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेल्टिंग पॉइंट की। अगर हम लोग बात करें तो जो भी हमारे क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। और जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनका कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इनका एक रेंज होती है, यानी कि अलग अलग टाइप के हमारे एमॉर्फस सॉलिड होते हैं और उनकी अलग अलग रेंज होती है कि वो कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे और वो मेल्ट होने के बाद क्या कर जाते हैं, और लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे आपने एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊँ, आपने शीशा देखा होगा, ठीक है, ग्लास देखा होगा आपने, शीशा ग्लास। देखो ग्लास को हम लोग यहाँ पे सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। और इसी को हम लोग सूडो सॉलिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूडो सॉलिड। तो एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि हम लोग ग्लास को या एमॉर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड या फिर कोई सूडो सॉलिड क्यों बोलते हैं? तो इसका रीज़न क्या है? देखो, आपने देखा होगा बिल्डिंग में जो शीशे लगे होते हैं, कांच जो लगे होते हैं, जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, जब उसके ऊपर धूप पड़ती है, तो धूप पड़ने के कारण क्या होता है, वो धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाता है। और मेल्ट होने के कारण ऊपर का हिस्सा उसका पतला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। और नीचे का हिस्सा जो है वो मोटा हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे मेल्ट होते होते जो ग्लास है वो नीचे की तरफ आने लग जाता है। और जैसे ही जब छाँव होती है तो दोबारा अपनी शेप में आ जाता है, ठीक है। जैसा होता है वो उसी शेप में आ जाता है, यानी कि हर जगह से बराबर हो जाता है। और इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। यानी कि आप लोगों ने जब शीशे को, यानी कि ग्लास को जब आपने हीट किया, हीट करने के बाद क्या हो गया, वो अपने लिक्विड फॉर्म में आ गया। पहले कैसा था? सॉलिड फॉर्म में था, तो हीट करने पे लिक्विड फॉर्म में आ गया। लेकिन जैसे ही आप लोग उसे दोबारा से कूल करते हो तो दोबारा वो सॉलिड फॉर्म में चला जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसे सूडो सॉलिड या फिर के सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं, ठीक है। और इसमें आगे हम लोग प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। पहला है शेप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लिया। थर्ड पॉइंट हमारा कहता है क्लीवेज प्रॉपर्टी के बारे में। किसके बारे में? क्लीवेज के बारे में। अब क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लीवेज का मतलब है कि आपके पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को अगर आप बीच में से कट करते हो, तो बीच में कट करने के बाद ये बिल्कुल बराबर कटे। बराबर कटने का मतलब क्या है कि अगर आप उसके ऊपर अपना हाथ चलाओ तो सरफेस के ऊपर हाथ जरा सा भी रब ना करे, आपको कट ना लगे, है ना। और यहीं पे अगर हम लोग नॉन क्लीवेज की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, जो आपने मान लीजिए ऐसे कट किया तो यहाँ पे थोड़ी बहुत रफनेस इस तरीके से आ जाती है जब हम लोग कट करते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड में ये इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि एमॉर्फस सॉलिड जितने भी होते हैं उनके अंदर क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं होती, और क्रिस्टलीन सॉलिड के अंदर क्लीवेज प्रॉपर्टी शो होती है। तो इसके अंदर क्या होगा? क्लीवेज प्रॉपर्टी जो है वो प्रेजेंट होगी और इसके अंदर क्लीवेज प्रॉपर्टी जो होगी वो एब्सेंट होगी, ठीक है। चलिए फोर्थ पॉइंट की तरफ आगे बढ़ा जाए। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है हमारा? हीट ऑफ फ्यूज़न। हीट ऑफ फ्यूज़न से हमारा क्या मतलब है? वही कि अगर आप लोग इसे हीट प्रोवाइड करोगे तो ये टूटते नहीं है, हीट प्रोवाइड करने पे ब्रेक डाउन नहीं होता है, ठीक है। और इसी जगह पे नॉट ब्रेक लिख लेना, नॉट ब्रेक। और यहीं पे क्या हो जाता है? ये मेल्ट होने लग जाता है, ठीक है। क्रिस्टलीन सॉलिड जो होते हैं वो मेल्ट नहीं होते। फिफ्थ पॉइंट हमारा कहता है एनआइसोट्रॉपी। एनआइसोट्रॉपी का मतलब क्या है? देखो बच्चों, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी क्रिस्टलीन सॉलिड है, तो जैसे हमने ले लिया यहाँ पे हमारे पर ये क्रिस्टलीन सॉलिड है, इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है और सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे तो उसकी हर किसी की एक पोजीशन फिक्स्ड है। अगर नेक्स्ट यहाँ पे बनाया जाए तो वो भी कुछ इसी तरीके का बनेगा, ठीक है। तो हर किसी की एक पोजीशन फिक्स्ड है, जिसके कारण क्या होता है कि जब भी इसके अंदर से कोई भी लाइट पास करी जाती है तो लाइट पास करने की वजह से क्या होता है कि वो डिपेंड करता है कि वो जो क्रिस्टल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो इसमें इसकी वजह से इसकी दो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। एक होता है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, यानी कि इस रिफ्रैक्शन जो होता है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस के ऊपर भी इफेक्ट
पड़ता है, उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपी, सॉरी एनाइसोट्रॉपी। तो ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, और ये क्या होते हैं, ये आइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, ये होते हैं आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि अगर आप लोग इसके अंदर से लाइट पास करोगे तो उसके अंदर जो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह से जो होगा वो सेम होगा, रेजिस्टेंस भी सेम होगा। 6 पॉइंट जो है हमारा, इनकी जो अरेंजमेंट की अगर हम लोग बात करें, किसकी अरेंजमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इनकी अरेंजमेंट जो होती है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर यानी कि जो इस तरीके से अरेंजमेंट है वो काफ़ी लंबी दूर तक इस अरेंजमेंट जो है वो चलती चली जाती है। और इसमें क्या होता है कि मान लो कि यहाँ पे तुम्हें इस तरीके का शेप मिलता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरीके का शेप मिलेगा, फिर उसके बाद फिर तुम्हें इस तरीके का शेप मिलेगा, मतलब कोई डेफिनेट शेप है ही नहीं, है ना। अब हमने यहाँ पे इनके बारे में डिफरेंस भी जान लिया, तो अब बात आती है जो सबसे मेन है कि भाई हमें एग्जाम्पल भी तो पता होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल क्रिस्टलीन का आप लोग क्या लिख सकते हो, क्रिस्टलीन का एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl, और यहाँ पे हो जाएगा क्वार्ट्स, क्या हो जाएगा, क्वार्ट्स। ये दो एग्जाम्पल हो जाएंगे। और इरेगुलर का क्या हो जाएगा यहाँ पे, या फिर क्या अमॉर्फस सॉलिड जो होंगे उसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, उसका एग्जाम्पल आप लोग पहला लिखेंगे क्वार्ट्स ग्लास, क्वार्ट्स ग्लास। तो याद रखना क्वार्ट्स और क्वार्ट्स ग्लास दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सेम चीज़ नहीं है। दूसरा आप लोग यहाँ पे प्लास्टिक भी लिख सकते हो और रबर भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, ये भी अमॉर्फस सॉलिड ही होते हैं, अगर मैं प्लास्टिक की बात करूं या रबड़ की बात करूं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और चैनल अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।